वीडियो के अंतर्गत हम लोग एनुअल रिपोर्ट का जो पहला कंपोनेंट है दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है और कैसे तैयार होता है। सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड कैश बुक और समरी ऑफ कैश बुक व्हिच reflects all cash receipts and payments related to financial year under certain classified heads। कहने का मतलब है आप कैश बुक के बारे में जानते हो। कैश बुक क्या है? डिटेल जर्नल बुक है। जर्नलाइज लेजर अकाउंट भी हम लोग बोलते हैं। तो कैश बुक के अंतर्गत सभी कैश ट्रांजैक्शंस को प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव डेट। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप फी रिसीव करते हो तो कैश आया, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो, अगर कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचें, एडमिशन फ़ी है, तो साल में हो सकता है कई एक बार रिसीव हुआ हो, सैकड़ों बार, 200 बार, 400 बार, यानी अलग अलग डेट में फी के नाम पे कैश आया होगा। तो सारा डेट अगर 300 डेट है तो कैश बुक में तो 300 टाइम्स लिखा होगा अलग अलग डेट में, फी रिसीव्ड, एडमिशन फी रिसीव्ड। अब लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या करता है कि सारे का एग्रीगेट अमाउंट जो उस हेड से रिलेटेड रिसिप्ट है उसको एक बार लिख देता है एनुअली। इसीलिए एनुअली तैयार किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ताकि आगे का काम जो एनुअल रिपोर्ट में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तैयार करें उसके लिए हमको ब्रीफ डाटा जो है समराइज डेटा हासिल हो। जैसे आप लोग डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस तैयार करते हो, क्यों करते हो? जर्नल, ढेर सारा जर्नल बुक है, फिर उससे लेजर पोस्टिंग, बहुत सारा लेजर पोस्टिंग होता है और तब उसको कन्वर्ट करते हैं समराइज रूप में ट्रायल बैलेंस में, जिससे फाइनल अकाउंट तैयार करना आसान होता है। उसी प्रकार से ये कंप्लीट डबल एंट्री के अनुसार तो बुक मेंटेन करते नहीं, तो इनका एनुअल रिपोर्ट का सबसे पहला कंपोनेंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें सैलरी पेमेंट है। पेमेंट साइड के बारे में सोचे तो डिफरेंट डेट्स में सैलरी पेमेंट होगा, तो सारे को एग्रीगेट करके एक हेड में लिख दिया बाय सैलरी पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैश बुक का इसीलिए समराइज्ड बुक कहा गया, जिसमें ऑल कैश रिसिप्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर एंड कैश पेमेंट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर आर रिफ्लेक्टेड अंडर सर्टेन क्लासिफाइड हेड्स। आप इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है, ये नहीं देखता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि किस साल के संबंध में प्राप्त हुआ। यानी अगर मान लीजिए डोनेशन सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है, हो सकता है पिछले वर्ष का कोई बकाया रहा हो किसी मेंबर के पास, वो भी दे दिया गया हो, और अगले वर्ष के लिए कुछ लोग एडवांस भी दे दिए हो करंट ईयर का, तो करंट ईयर में रिसीव भी किया हो। यानी वो ये नहीं देखता कि किस वर्ष से रिलेटेड है, ये 2019-20 वर्ष से रिलेटेड में प्राप्त हुआ, बस उसको लिखना है रिसिप्ट में। यानी कैश आया तो लिखना है, किस वर्ष के लिए आया ये नहीं देखना है। दूसरी बात, ये नहीं देखता है कि ये कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है, नेचर क्या है रिसिप्ट का वो भी नहीं देखना। कैश रिसिप्ट होना चाहिए, यानी कैश और बैंक फॉर्म में होना चाहिए, यानी ड्राफ्ट मिले, चेक मिले या नगद कैश मिले, करेंसी मिले। उसी प्रकार से पेमेंट्स में जाएं तो पेमेंट्स में भी वो नहीं देखता कि किस साल के लिए पेमेंट है, इस साल में पेमेंट है तो उसको पेमेंट में शो करेगा, और साथ ही साथ कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, इसको भी डिफरेंशिएट नहीं करके क्या करता है, सारे कैश पेमेंट्स को शो करता है। इस तरह से वो कैश ट्रांजेक्शन्स को समराइज्ड करते हुए अब एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग इसका फॉर्मेट देखें। आपने देखा होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये एक प्रकार का रियल अकाउंट है। चूंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है और उसी का समराइज बुक है, तो नेचुरली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का प्रिंसिपल कहता है डेबिट क्रेडिट, वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट साइड फॉर द ईयर, एनुअल बनाया जाता है इसलिए इसमें डेट एंडिंग डॉट डॉट, और दो पक्ष हुआ, एक डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड को कहते हैं
और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड कहलाता है। इसमें हम लोग अमाउंट लिखते हैं इन रुपीज, ध्यान में रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनुअली प्रिपेयर किया जाता है। तो आप कैश बुक जब बना रहे होंगे तो कैश बुक में सबसे पहले कभी भी पोस्टिंग होता है तो ओपनिंग बैलेंस का, जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक है तो टू बैलेंस बीडी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो पिछले वर्ष का बचा हुआ इस साल आया तो टू बैलेंस बीडी यानी या ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस आप लिख सकते हो। इसमें कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का दोनों बैलेंस दर्शाया जाता है जो वर्ष के प्रारंभ में। कहने का मतलब अगर 2019-18 का बढ़ा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो वो 2018 1 अप्रैल को जो बैलेंस इन हैंड होगा कैश में फॉर्म में और बैंक बैलेंस होगा, दोनों को दिखाना है। इसके बाद हम लोग रिसिप्ट्स दिखाते हैं जो उस साल एक्चुअली आया, ये तो पिछले साल का बैलेंस इस साल कैरी फॉरवर्ड किया गया। अब हम लोग रिसिप्ट्स दिखाएंगे, जितना भी कैश रिसिप्ट्स होगा डेबिट साइड में और कैश पेमेंट होगा क्रेडिट साइड में। तो बेहतर क्या होता है बनाने में कि उसको कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर हम क्लासिफाई करके आपको प्रेजेंट कर देते हैं तो आपको सुविधा होती है कि एक एनपीओ में कौन कौन से तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल आइटम्स माना जाता है, कौन से आइटम्स को रेवेन्यू। हालांकि इसको डिटेल में हम आगे समझाएंगे, फिर भी आप गौर करें तो टू कैपिटल रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्पेशल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, डोनेशन पे हम चर्चा करेंगे। ऐसे देखें तो डोनेशन को दो प्रकार का बांटा गया। हम आप डोनेशन जो देते हैं छोटी छोटी रकम अगर कुछ लोग देते हैं तो ऐसे डोनेशन संस्था को बार बार मिलता है तो उसको हम लोग स्पेशल डोनेशन नहीं कहते। जब किसी खास उद्देश्य के लिए संस्था के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए डोनेट किया जाता है पर्पस से, जैसे लैंड के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको इंडोर स्टेडियम तैयार करने के लिए हमको बुलाया गया एनुअल इनॉग्रेशन पे या कार्यक्रम पे तो हमने 10 लाख रुपए का चेक अपने पार्टी फंड से दिया या किसी फंड से दिया। इस तरह का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए दिया तो वो बिल्डिंग फंड में ही जाएगा, यानी स्पेशल डोनेशन, वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। और एक जनरल डोनेशन हुआ जो लोग अपना मेंबरशिप तो नहीं है लेकिन संस्था के अच्छे कार्य से प्रोत्साहित होकर के संस्था को योगदान देते हैं, तो वह जनरल डोनेशन जो छोटी छोटी रकम में होता है, यानी मेंबर्स की ओर से नहीं मिला, ये बाहरी लोगों से मिला और कंट्रीब्यूशन के रूप में मिला, तो वो छोटा डोनेशन जो हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में माना जाता है। तो डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस का हो तो कैपिटल रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप फी, ये अगर देखें तो लाइफ मेंबरशिप फी आपको जो मेंबर्स एडमिशन लेते हैं उनको एनुअली सब्सक्रिप्शन जो देना होता है या मंथली रूप में, होल लाइफ का सब्सक्रिप्शन एक ही बार एक लमसम अमाउंट के रूप में दे देते हैं, यानी उस बार बार नहीं दे करके वो ऑप्शन रहता है कि अगर आप होल लाइफ मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप इतना 1000 जमा कर दो। तो आप देखते होइएगा मैगजीन वगैरह में भी ऐसा ऑप्शन निकलता है कि 5 ईयर सब्सक्रिप्शन से 10 ईयर्स या लाइफ होल लाइफ का सब्सक्रिप्शन। आप एक बार 10,000 20,000 रुपया जमा कर देते हो तो उससे जो उस इन्वेस्टमेंट से जो उसको इनकम आएगा संस्था, वो हर महीने आपको पत्रिका भेजती रहेगी, यानी होल लाइफ के लिए आपको हर महीने आप मेंबर हो गए। ठीक उसी तरह से होल लाइफ मेंबरशिप के लिए सब्सक्रिप्शन अगर मिलता है तो बार बार एक सदस्य नहीं मिलेगा तो उसको कैपिटल रिसिप्ट में कहा जाता है। इसके बाद आप देखें तो गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार की तरफ से फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए अगर गवर्नमेंट से भी ऐसे सांस्कृतिक और ये सब
विकास के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को सरकार प्रोत्साहन देती है, तो सरकार भी अपना फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है। जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे संस्था हैं, तो वो अभी दो प्रकार का होता है, एक मेंटेनेंस के लिए और दूसरा डेवलपमेंट के लिए। आप ध्यान से समझें, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यूजीसी से कॉलेज को डेवलपमेंट के लिए, जैसे नया कंप्यूटर डिपार्टमेंट सेगमेंट उसको खोलना है, या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए कोई संस्था के लिए बिल्डिंग बनाना है, लैंड एक्विजिशन करना है, हॉस्टल्स बनाना है, गर्ल्स हॉस्टल्स बनाना है, इस सब तरह का जो विशेष डेवलपमेंट वर्क है, उसके वजह से एक्सपेंशन कार्यों के लिए एक फंड मिलता है एनुअली, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट फॉर डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। एक हुआ मेंटेनेंस के लिए, डे टू डे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट फॉर डेवलपमेंट, उसके बाद आप देखें तो लीगेसी, ये एक प्रकार के लीगेसी कहते हैं, आप वसीयत समझते होंगे, वसीयत, विल। कुछ ऐसे डिवोटी मेंबर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपना लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, बाल बच्चा परिवार वो सब बहुत सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, उन सबको फादर के इनकम से वगैरह से कोई ज़रूरत नहीं महसूस होता है। तो ऐसे जो गार्जियन हैं वह क्लब से या उस ऑर्गेनाइजेशन से इतना ज़्यादा संतुष्ट हैं कि अपने मरने से पहले वो वसीयत लिख जाते हैं कि मेरे मरणोपरांत मेरे फलाने अकाउंट और फलाने अकाउंट में जितना भी कैश बैलेंस है वो सब का सब इस संस्था को डोनेट कर दिया जाए। तो इस तरह का कैजुअल रिसिप्ट्स तो कैजुअल है, लेकिन प्राप्त होता है तो उसको लीगेसी कहा जाता है ना। तो ये भी तो रेगुलर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद इंडोमेंट फंड रिसिप्ट, ये भी एक प्रकार का वह वसीयत के रूप में ही होता है। तो अब जैसे आप स्कूल खोलना है तो उसके लिए लैंड की आवश्यकता थी, तो 2 एकड़ लैंड दे दिया गया किसी डोनर के द्वारा, तो वो तो कैश फॉर्म में नहीं हुआ, एसेट फॉर्म में हुआ, तो वो भी इंडोमेंट फंड ही कहलाता है। ये धन दान, अक्षय दान कहा जाता है इसका, है ना। इसका नाम मेन है अक्षय, जो हमेशा सस्टेन करता, और कभी कभी कैश फॉर्म में भी लोग दे देते हैं हैवी अमाउंट। तो ऐसे इंडोमेंट फंड का जब भी प्रयोग होता है तो वो डेवलपमेंट वर्क में होता है। अब हम लोग देखें रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो बार बार मिलने वाला नॉर्मल रिसिप्ट है, जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, यानी मंथली सब्सक्रिप्शन या एनुअली सब्सक्रिप्शन, चंदा। उसके अलावा हायर ऑफ हॉल हुआ, बहुत सारा है हायर ऑफ हॉल। जैसे आप देखते होंगे जो कोई अथी है, इंडोर स्टेडियम है या कम्युनिटी हॉल टाइप बना दिया गया है क्लब की तरफ से, और बार बार उसको किसी कार्यक्रम के लिए लोग हायर करते हैं, किराए पे लेते हैं, कोई शादी विवाह मीटिंग ये सब के लिए, या कोई शोज़ का प्रोग्राम होता है उसके लिए हायर करते हैं। तो इस तरह के जो हॉल्स हैं, है ना, या बैंकेट हॉल है, तो वो सब तरह का जो इनकम आता है वो भी तो बार बार आता है, इसीलिए वो हायर ऑफ हॉल भी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। जनरल मेंटेनेंस के लिए हायर ऑफ हॉल, सेल ऑफ बार प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजंस का मतलब सामान है। क्लब्स वगैरह में खास करके बार स्टॉल होता है जिसमें स्नैक्स वगैरह अवेलेबल रहता है, सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल रहता है बड़े बड़े क्लब में, ताकि लोग चाय नाश्ता ये सब तरह का, तो वो सब जो बिकता है उससे जो कैश आया उसको हमने सेल ऑफ बार प्रोविजंस लिखा, या बार स्टॉक भी लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा सेल ऑफ
स्क्रैप मटेरियल्स। अब जैसे स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल में आपको टूटा फूटा जो आइटम्स हो जाता है, जैसे हॉकी स्टिक्स है, थोड़ा बहुत उसमें टूट फूट हो गया तो उसको स्टैंडर्ड नहीं माना जाता, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता। उसी तरह से स्पोर्ट्स मटेरियल का जो स्क्रैप बचा हुआ है उसका नीलामी होता है और उससे भी अच्छा खासा रकम होती है। तो ये कार्यक्रम बार बार चलता रहता है। उसी प्रकार अगर देखें तो बहुत तरह के मैगजीन्स आते हैं सोसाइटी में, तो मैगजीन्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, ओल्ड, ये सब स्क्रैप माना जाता है आफ्टर यूटिलाइजेशन। तो उसके डिस्पोजल से जो भी आता है कैश रिसिप्ट, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट में आप आगे देखो तो इंटरटेनमेंट लेक्चर्स है। इंटरटेनमेंट लेक्चर्स वगैरह खास करके डेफिसिट को पूरा करने के लिए या फिर बेस कैपिटल को एक्सपेंड करने के लिए ये सब तरीका होता है। एक टाइम इंटरवल पर विशेष प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे कोई कल्चरल कंसर्ट्स का प्रोग्राम किया गया और उस बाहर से बड़े बड़े कलाकारों को मंगाया गया जो क्लासिकल म्यूजिक या लाइट म्यूजिक के, तो उस तरह का जो है इंटरटेनमेंट का कार्यक्रम भी होता है। साथ ही साथ आप हास्य कवि सम्मेलन का सुनते होंगे। तो ये सब तरह के कार्य आयोजन से क्या होता है कि उसको एक टिकट के जरिए टिकट बेच करके तब उस कार्यक्रम में लोगों को, बाहरी लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो हर एक मेंबर्स को दे दिया जाता है, आपको 40 या 50 टिकट्स बेचने हैं, तो उससे कलेक्शन हुआ है ना। तो इंटरटेनमेंट लेक्चर से भी आमदनी आती है। अब कभी कभार आप देखते होंगे राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा जैसे जो हमारे हास्य कलाकार हैं उनको बुला लिया जाता है प्रोग्राम में। इसी तरह के सेलिब्रिटीज़ वगैरह को बुला करके कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो उससे जो आमदनी आ रही है उसको इंटरटेनमेंट लेक्चर्स का आमदनी कहा जाता है। टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, आप किसी गेम का टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो उसमें भी टिकट सेल की बात होती है, तो सेल ऑफ टिकट से उसमें भी इनकम जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं देखना है कि स्पेशल है या नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कैश आया वो लिखना है, इसलिए कैश रिसिप्ट्स है इसलिए लिखा जा रहा है। टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, उसके बाद देखें तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर सरप्लस फंड को बाहर किसी बैंक में एफडी के रूप में या किसी कंपनी के डिवेंचर्स में या किसी और रूप में एडवांसेज मेंबर्स को ही एडवांस दिया गया हो कोऑपरेट करने के लिए, तो उस सब तरह का जो इन्वेस्टमेंट है उससे इंटरेस्ट की आमदनी आती है। इसके अलावा किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा हुआ है तो डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स या जर्नल्स लिखिए। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट में आप पुराना कोई एसेट अगर आप बेचते हो, जैसे एसेट है, फर्नीचर है, उसको जो पुराना को हटा के नया लगाया जा रहा है यानी मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है पुराना एसेट आप डिस्पोज अप करोगे तो उससे भी कैश की प्राप्ति होगी। तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि अगर वो स्क्रैप माना जा चुका है यानी फुल्ली डेप्रिशिएट किया जा चुका है बुक्स के अंतर्गत, फिर भी वो फिजिकली बचा हुआ है, जैसे आप फर्नीचर, लकड़ी का वुडन फर्नीचर की बात करो तो स्क्रैप के ही वैल्यू में वो बिक रहा है, लेकिन बुक्स एंड अकाउंट से वो डिलीट हो चुका है यानी पूरी तरह से समाप्त हो चुका, डिप्रिशिएट कर चुका। तो उस तरह के जो स्क्रैप्स होंगे पुराने एसेट के रूप में, उसका इनकम जो होगा कैश, वो रेवेन्यू होगा। लेकिन एसेट्स अभी उसका बुक के अनुसार से वैल्यू बचा हुआ है, फुल्ली डिप्रिशिएट नहीं किया, 50% डिप्रिशिएट किया, उसका वैल्यू घटा है। तो ऐसे पुराने एसेट को अगर हम सेल करते हैं
तो एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू, एसेट्स हैविंग नो बुक वैल्यू, तो दोनों में अंतर हो गया। एक लॉस का रिकवरी होगा डिप्रिसिएशन का, और दूसरा कैपिटल की रिकवरी होगी, इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, यानी एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू, यानी सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स हैविंग बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स हैविंग नो बुक वैल्यू, यानी जो फुली डिप्रिसिएटेड है वो रेवेन्यू होगा और बुक वैल्यू वाला कैपिटल रिसिप्ट होगा। सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू कहा जाए ऑफ ओल्ड एसेट, इसके अलावा आप देखें तो एडमिशन फी, या इसी को हम लोग इंट्रांस फी भी कहते हैं। मेंबर्स लोग एडमिशन लेते हैं, उनसे जो एडमिशन के समय वन टाइम फी रिसीव होता है एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पे, वो सब एडमिशन फी हुआ। इस तरह के और भी बहुत सारे रिसिप्ट्स हो सकते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि कैश आया तो डेबिट होगा, कैश गया तो क्रेडिट होगा। तो अब हम लोग पेमेंट साइड देखें। याद रखें इधर टू का यूज होता है, इधर बाय प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो बाय में हम लोग फिर इसी तरह से कैपिटल पेमेंट्स देखेंगे, कैपिटल पेमेंट्स। ये कैपिटल और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे इसके आगे, कंफ्यूज ना हो। कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट के आइटम्स को हमने आपकी सुविधा के लिए क्लासिफाई करके रखा है, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है इसके बाद ट्रांजैक्शंस में समझाया जाएगा। कैपिटल पेमेंट्स में देखें तो आप परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, बुक्स लिखो पहले। अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बुक्स होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर होगा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक बार लिख देते हैं। अदर कोई फिक्स्ड एसेट्स आप खरीदते हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स, चाहे लैंड एक्विजिशन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ये सब क्या हो जाएगा, कैपिटल पेमेंट्स आता है, ETC। इसके अलावा भी बहुत सारा ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म एसेट के एक्विजिशन पे बाय रेवेन्यू पेमेंट्स अगर देखें तो इसके अंतर्गत अगर रेंट वगैरह देना पड़ रहा हो, रेंट प्रीमिसेज में, रेंट बेस्ड प्रीमिसेज में अगर चल रहा है क्लब या स्कूल कॉलेज, तो मंथली रेंट देना पड़ता हो, तो रेंट पेड हो गया। आप सैलरी पेड हो गया, यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड जो कॉस्ट है, सैलरी टू स्टाफ्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये सब पे जो खर्च हो रहा है। इसके अलावा देखें आप स्टेशनरी पे खर्च हो रहा है, इसके अलावा बार परचेजेज, यानी बार प्रोविजंस का सामान खरीद के लाता है तब तो स्नैक्स बेचता, तो बार परचेजेज हुआ। ये सब बार बार परचेजिंग का काम होता है, ये सब रेवेन्यू कैटेगरी का। राइट डाउन प्लीज। हाँ, तो पेमेंट्स में आप देखें तो आप सेक्रेटरी जो बाकी आइटम्स हैं बहुत सारे जो रेवेन्यू बार बार पेमेंट्स होता है मेंटेनेंस से रिलेटेड, आप डे टू डे एक्सपेंस को लें तो सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, यानी सेक्रेटरी जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इस तरह के संस्था सेक्रेटरी बेस्ड होता है,
तो सेक्रेटरी एक व्यक्ति कई ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, तो उनका वो एम्प्लॉयर नहीं है, सॉरी एम्प्लॉई नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इसलिए उनके द्वारा जो सर्विस दिया जाता है संस्था में, तो उनको जो रेम्यूनरेशन आप कहेंगे वो सैलरी नहीं कहलाता, उनको सम्मान स्वरूप, चूँकि उन्होंने यहाँ आया आज आधे घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए योगदान दिया, तो उनको सम्मान स्वरूप जो राशि दी जाती है उसको ऑनरेरियम कहा जाता है, उसको रेम्यूनरेशन नहीं बोला जाता या सैलरी नहीं बोला जाता, तो वो सेक्रेटरीज ऑनरेरियम है। इस प्रकार के और भी लोग जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं उनको भी जो है ऑनरेरियम पेमेंट होता है, उनका कोई तनख्वाह नहीं होता, वो एम्प्लॉय नहीं होते। अपकीप ऑफ ग्राउंड, जैसे प्ले ग्राउंड है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी ग्रास है, कटर से ग्रास कटवाना, उसको लेवलिंग कराना, ये सब का जो बार बार करना पड़ता है, बरसात के समय उसको रख रखाव करना, तो उसको अपकीप ऑफ ग्राउंड के एक्सपेंस कहते हैं। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, बहुत सारे आइटम्स जो रेगुलर यूज़ में आने वाले हैं, स्टेशनरी आदि, तो उसको परचेज, या स्टाम्प्स है, ड्यूटीज़ है, ये सब तरह का। चैरिटेबल एक्सपेंसेज, किसी पुअर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट किया, परफॉर्मेंस किया, तो उसके पढ़ाई का खर्च उठाने में कुछ योगदान कर दिया गया, स्कॉलरशिप दे दिया गया, इस सब तरह का जो चैरिटेबल एक्सपेंस है ना, उसको टूर्नामेंट एक्सपेंस, तरह तरह के टूर्नामेंट के आयोजन पे जो खर्च हुआ तो कैश तो पेमेंट हुआ। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के या इक्विपमेंट्स और मटेरियल में थोड़ा फर्क होता है, समझें। जैसे आप गौर करें कि आप क्रिकेट बॉल खरीदते हो, वो तो कंज्यूमेबल है, वो टूट जाएगा, फिर से लेना होगा। कॉर्क खरीदते हो बैडमिंटन का, वो कंज्यूमेबल है, लेकिन आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भाला फेंकने वाला है या गोला जो फेंकता है लोहा का, ये सब तरह का जो इक्विपमेंट है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो ऐसे इक्विपमेंट्स को हम परमानेंट एसेट के रूप में देखते हैं, तो वो कैपिटल पेमेंट्स हो जाता है। लेकिन जो कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स मटेरियल्स है, बैट है, बॉल है, बैडमिंटन का रैकेट है, हॉकी स्टिक्स है, बॉल्स है, ये सब जो है कंज्यूमेबल स्पोर्ट्स मटेरियल की बात हम करते हैं। फिर आप जाएं तो और भी बहुत सारे रेकरिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे अगर संस्था ने कोई लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना पड़ता होगा, तो वो भी एक एक्सपेंस होगा, है ना। अब अंत में जब ईयर के सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को हमने समराइज रूप में डेटा फॉर्म में डाल दिया, अब इसका बैलेंसिंग करते हैं, जैसे कैश बुक में आप बैलेंस सी डिवीडी करते हो, तो उसको हम लोग बाय क्लोजिंग बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस सी डी, या इसको आप कह सकते हो क्लोजिंग बैलेंस। किस चीज का? कैश का और बैंक का, कैश एंड बैंक का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। यही कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। याद रहे इसमें यह अनपेड यानी नॉन कैश आइटम्स कभी नहीं लिखाएगा, है ना। नॉन कैश आइटम का एंट्री कभी नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो कैश आइटम का। अब नॉन कैश का आपको सवाल उठा होगा, जैसे अगर इस साल का टोटल सैलरी पेबल 12,000 है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने 10,000 दिया, 2,000 का आउटस्टैंडिंग रह गया, ये अनपेड है। चूंकि कैश तो गया नहीं 2,000, तो उसका पेमेंट में नहीं दिखाना है। जितना पेड किया उतना ही दिखाना है, जितना रिसीव किया उतना ही दिखाना, पहली बात। हाँ, अगर पिछले वर्ष का आउटस्टैंडिंग का पेमेंट इस साल हुआ तो पेमेंट हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, कैश गया तो लिखाएगा पेमेंट में। ये नहीं देखना है अनएक्रूड या अनपेड या अनरिसीव्ड अनअर्न्ड जो होगा वो करेंट ईयर से रिलेटेड, उसका एंट्री कभी नहीं होगा। ओके। और दूसरी बात ध्यान में रखें, डेप्रिसिएशन इट इज अ नॉन कैश आइटम, इसका भी एंट्री नहीं होगा। डिप्रिसिएशन कोई पेमेंट नहीं होता, इसलिए वही आइटम लिखाएगा जो कैश रिसीव फॉर्म में है और कैश पेमेंट्स फॉर्म में। ओके, थैंक यू फॉर द डे।